वेलकम टू रमेश चैनल फ्रेंड्स। होप आप सब खुश हैं, अच्छे हैं, बाहर की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। चलिए, तो हम जो डेली एक एक दो दिन में लेक्चर बनाते चल रहे हैं, वीडियोस बनाते चल रहे हैं, जो बेसिकली बर्निंग इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा जो डिबेट में बना हुआ है, पूरे समय चर्चा में बना हुआ है, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते चल रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट को अपडेट करते चलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक मेजर बर्निंग इश्यूज पे है। सुना ही होगा आपने, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। ये फुल टाइम न्यूज़ में बना हुआ है। माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, किस प्रकार से वर्कर्स, लेबर माइग्रेट कर करके दिल्ली, बॉम्बे जैसे सिटी से अपने होम टाउन आते जा रहे हैं, और जब माइग्रेट होके आ रहे हैं तो एक बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। तो हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ गहराई में जाके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इन डेप्थ एनालिसिस। और साथ ही साथ में हम जब एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी पीएससी को भी साथ में लेके चलेंगे, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या रणनीति इस पूरे चीज पे रखी है। चलो चालू करते हैं अपन। तो देखिए, थोड़ा सब टॉपिक्स देख लीजिए। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आएंगे, पहला तो है वो है आपका माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। पहले तो हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा कि किसी को बहुत अच्छा आता हो, किसी को बिल्कुल बिगनर्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जीरो से ही चालू करूं और सबको सब चीज समझ आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इकोनॉमिक। तो देखिए, माइग्रेंट लेबर देखेंगे तो पहला चीज तो हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, बेसिक सी चीज कि भाई मीनिंग क्या है। इनफैक्ट एमबीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। फिर ये कौन डिसाइड कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि माइग्रेंट वर्कर है कि नहीं है, और डिसाइड कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। अब फिर एक और एक प्रश्न आएगा, जब माइग्रेंट क्राइसिस हो रही है तो हमें एक और एक चीज देखना है, जैसे बोलते हैं नेचर ऑफ माइग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ माइग्रेशन। भाई कोई ना कोई नेचर होगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए सीजनल माइग्रेशन होता है या फुल टाइम माइग्रेशन होता है, एक सर्टन नेचर होगा माइग्रेशन का। उसको भी हम एक ब्रीफ तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। फिर जब इतना जान लिए, लेबर माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर जानना है, तो हमें एक गहराई से जानना पड़ेगा कि क्यों माइग्रेट कर रहे हैं लोग, व्हाई पीपल आर माइग्रेटेड। माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, कोई कारण होगा, पुख्ता एक रीजन होगा कि माइग्रेट कर रहे हैं। फिर हम, तो यह हमारा बन गया पहला टॉपिक। फिर इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे, जब माइग्रेंट क्राइसिस आ रहा है, लेबर माइग्रेट करके वापस होम टाउन आ जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद में इसका क्या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पूरी चीज का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। भाई कोई चीज हो रही है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ेगा तो एक बेसिक सी चीज होती है, 1970-80s में चलता था, आज के तारीख में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत सारे एडिटोरियल ने ये टर्म छापा है, प्रिंट किया है, जिसे हम बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। मनी ऑर्डर, और जब मनी ऑर्डर इकोनॉमी जानेंगे तो फिर जब इम्पैक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में दो चीज क्यों नहीं छूटी रहेगी, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हर एक चीज का, और पॉजिटिव भी रहता है। तो हम दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम इन डेप्थ एनालिसिस पे जाने की कोशिश करेंगे।
जब इतनी चीज जान लिए तो फाइनली हम आते हैं मध्य प्रदेश में कि एमपी के भी काफी सारे हमारे पास बच्चे हैं और अधिकतर व्यूअर्स एमपी के हैं। तो फिर फाइनली हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चौहान मामा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या इस पूरी चीज के लिए रणनीति रखी, क्या इस पूरी चीज के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये अपने आप में चैलेंज है। 2011 के जनगणना के हिसाब से 2000 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस आवर पॉपुलेशन इज 7.33 करोड़। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है एमपी गवर्नमेंट के सामने, हाल ही कुछ दिनों में अराउंड 5.74 लाख माइग्रेंट लेबर, माइग्रेंट वर्कर्स ये वापस हमारे होम टाउन आ गए। मतलब ये दिल्ली, बॉम्बे जैसे जगहों पे थे, वापस से होम टाउन में मध्य प्रदेश में आ गए। तो ये इतने सारे हमारे सामने चैलेंजेस हैं, ये पूरा चैलेंजेस है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सामने। तो हमारे पास में टोटलिटी में पहला तो टॉपिक आ गया माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, दूसरा है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इसके वजह से, और तीसरा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी। तो 3 टॉपिक आ गए। तो आप टॉपिक को याद रखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, एक एक करके हम चालू करें। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ टॉपिक है वो है आपका माइग्रेंट लेबर्स या माइग्रेंट वर्कर्स। तो देखिए, किसी भी एनालिसिस पे जाने से पहले हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कुछ हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहेगा। तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलता हूँ। देखिए, मैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2 चीजें बेस बना के चल रहा हूँ। एक है 38 डेज का लॉकडाउन। पहला, आप लोग पूरा लिखिए, मैं छोटे में लिखते जा रहा हूँ बट आप लोग पूरा लिखिए। एक तो पहला क्या है, दैट इज 38 डेज का लॉकडाउन, जो ऑलमोस्ट 24 मार्च से चालू हुआ और ये एंड हुआ वो है आपका 31 मई 2020 से ये एंड हुआ। 1 जून से अनलॉक प्रोसेस चालू हो गया और जिसे हम बोलते हैं लॉकडाउन 5.0, एक पार्शियल लॉकडाउन है। वैसे तो ऑलमोस्ट चीजें खुल चुकी है, कुछ चीजें अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमने बेस बना के चले कि देश के अंदर 48 डेज का लॉकडाउन हो गया। सिचुएशन को हम समझना है तो ये जरूर समझना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। तो 68 डेज का लॉकडाउन हो चुका है। अब देखिए, जब 68 डेज का लॉकडाउन हुआ तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए, इस प्रकार से कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। या सरल तरीके से ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो लेबर क्लास है या फिर वर्कर्स है, 1 रुपए भी बाहर से वो कमा के नहीं लेके आ रहा। अब इसको समझना है तो हमें एक हायरार्की समझनी पड़ेगी, एक डिवीजन समझना पड़ेगा। इस 48 डेज के लॉकडाउन में किस किस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका हायर इनकम ग्रुप। इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग, इनको कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पूरी चीज से। दूसरा आता है, उसे बोलते हैं मिडिल इनकम ग्रुप, आप और हम जैसे लोग। इस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इनको तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना है। मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर काफी कुछ असर पड़ना है, मगर अपने सेविंग से, जिसे हम बोलते हैं, हम भारतीयों में सेविंग हैबिट है, तो सेविंग से फुलफिल कर सकते हैं ये मिडिल इनकम ग्रुप। फिर आता है लोअर इनकम ग्रुप और तीसरा आता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये 68 डेज के लॉकडाउन पे वो 2 सेक्शन के ऊपर पड़ेगा। एक है आपका लोअर इनकम ग्रुप और दूसरा होता है मिडिल इनकम ग्रुप। इतनी चीजें मान के चलो आपको क्लियर है। अब हम जल्दी से, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था क्या, आपका माइग्रेंट वर्कर्स या माइग्रेंट लेबर। तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स
है तो है क्या है ये, बहुत बिल्कुल बेसिक से मैं बात कर कि ये है क्या। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये जो ह्यूमन है इसकी एक हैबिट है माइग्रेट करने की। इसको सिंपल तरीके से ऐसा समझिए, मैं ले लेता हूं जबलपुर और मैं ले लेता हूं दिल्ली। अच्छा, बीच बीच में मैं एमपी का ही एग्जांपल देते चलूंगा, ठीक है। तो मैं कोई ए नाम के व्यक्ति को ले लेता हूं। अब वो व्यक्ति बायोपेशे से इंजीनियर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका ज्यादा डिमांड कहां पे है, दिल्ली में। अब वो ए प्लेस से यानी कि जबलपुर से माइग्रेट होके चले गया कहां पे, बी प्लेस में, दिल्ली में, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं मूव कर गया। मूव करके चले गया कहां पे, दिल्ली में। और वो क्या कहलाएगा, माइग्रेंट। और हो भी क्यों ना माइग्रेंट, क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये बहुत क्लियरली बोलता है, राइट दैट इज द राइट टू मूव फ्रीली टू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये ए नाम का व्यक्ति के पास में फंडामेंटल राइट्स है, उसका मन चाहे तो जबलपुर से जाके केरल में चले जाए, और उसका मन करे तो दिल्ली में चले जाए, और उसका मन करे तो गुजरात में चले जाए, क्योंकि उसके पास में तो फंडामेंटल राइट्स ही है। और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी है, लक्ष्मीकांत उसने पढ़ा भी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जबलपुर से व्यक्ति मूव कर गया दिल्ली में, ही इज कॉल्ड द माइग्रेंट। अब बड़ा एक प्रश्न ये है कि इस पूरी चीज के बीच में कौन डिसाइड करेगा कि ये माइग्रेंट है या माइग्रेंट नहीं है। भाई माइग्रेंट तो होते जा रहे हैं, लोग यहाँ से पढ़ते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस पूरी चीज को कौन डिसाइड करेगा कि ये व्यक्ति माइग्रेंट है कि ये माइग्रेंट नहीं है। व्यक्ति के पास तो फंडामेंटल राइट्स है, वो तो मूव अप कर जाएगा। अब माइग्रेंट है कि नहीं माइग्रेंट है। अच्छा, एक और एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, अपना पेपर में नोट डाउन करते चलिए, लिख लीजिए। माइग्रेंट की डेफिनेशन ये है कि एनी पर्सन, आई रिपीट, एनी पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू काइंड ऑफ ए जॉब, काइंड ऑफ ए वर्क known as migrant. I repeat, any person who is migrated from one place to another mainly due to any kind of work or a job, he is called migrant. एक सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो इतनी चीज मैं मान के चलूँ कि आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि इस पूरी चीज के बीच में कौन ये डिसाइड कर रहा है कि कौन माइग्रेंट है और कौन माइग्रेंट नहीं है, और हमें कैसा पता चलेगा कि माइग्रेंट हो चुका है। तो इस पूरी चीज में, ये माइग्रेंट वाले क्राइसिस में एक बड़ा प्रश्न ये है कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये माइग्रेंट है कि माइग्रेंट नहीं है। और बड़ा प्रश्न तो ये भी है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि माइग्रेंट है। तो देखिए माइग्रेंट है कि नहीं है, इसका आइडेंटिफाई करता है, ये पूरी चीज आइडेंटिफाई करता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरी चीज को आइडेंटिफाई करता है। अब प्रश्न आता है कैसे, तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका है जिसे बोलते हैं सेंसस बस, और दूसरा तरीका है जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है, वो है आईडी प्रूफ। बोलेंगे आईडी प्रूफ कैसे सर? आपको पता होगा हमारे यहाँ पे एक यूनिक आईडी है आपके और आप हमारा आधार कार्ड। तो ये हमारा एक यूनिक आईडी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है।
और फर्ज कीजिए अगर मैं जबलपुर से माइग्रेट होके चले गया दिल्ली और लॉन्ग टर्म के लिए चले गया मैं, तो मेरे को बेनिफिट लेने के लिए मैं अपने आधार कार्ड को, जैसे अभी मोबाइल सर्विसेज चालू करनी है, मुझे गैस कनेक्शन चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला काम ये करूंगा कि तुरंत जाके अपनी आधार कार्ड की एड्रेस को मैं कर दूंगा अपडेट। अब जैसे अपडेट किया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाऊंगा और यूआईडीआई की वेबसाइट पे मैं अपनी डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट जैसे किया तो एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, भारत सरकार के पास में। तो पहला तरीका यह है जिसके थ्रू ट्रैक डाउन हो सकता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, काफी चीजें एक साथ ट्रैक आउट हो जाती है। और दूसरा तरीका है जिसे बोलते हैं सेंसस। सेंसस ज्यादा पता है, ज्यादातर यही यूज होता है सेंसस का डेटा। बट सेंसस के डेटा में एक दिक्कत है, ये हर 10 साल में होता है। जैसे जो लास्ट सेंसर हुआ था हमारे यहाँ पे 2011 में हुआ था, अब जो नया डेटा आएगा वो आएगा 2021 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 2 टूल्स की तरह यूज हो रहा है। पहला क्या है, जिसे हम बोलते हैं सेंसर के माध्यम से माइग्रेंट वर्कर्स पता चल जाते हैं, और दूसरा है जिसे बोलते हैं आईडी प्रूफ। और आईडी प्रूफ में, जैसे मैंने आपको बताया, आधार कार्ड का अपग्रेडेशन जो हम करते हैं, एड्रेस अपग्रेडेशन करते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आइडेंटिफाई हो जाता है ये व्यक्ति माइग्रेट होके एक टाउन से दूसरे टाउन में चले गया या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में चले गया। ठीक है, अब बड़ा एक प्रश्न है हमारा जो तीसरा पॉइंट, ये लेबर क्राइसिस देख रहे हैं, माइग्रेंट क्राइसिस देख रहे हैं, तो हमें ये जानना है जिसे बोलते हैं नेचर ऑफ माइग्रेशन। तो हम जल्दी से जान लेते हैं ये लेबर क्राइसिस, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी में हम जल्दी से जान लेते हैं नेचर ऑफ माइग्रेशन। नेचर ऑफ माइग्रेशन, नेचर ऑफ माइग्रेशन जानना है तो हमें कुछ 3 से 4 टर्म जानना है। पहला टर्म है, ध्यान से समझिए, उसे बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, ये हो गया पहला टर्म। दूसरा है, उसे बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा टर्म। तीसरा है टर्म, उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। और एक होता है जिसे बोलते हैं अब्रॉड, बट हम अब्रॉड की बात नहीं करेंगे इसमें। तो पहला जो टर्म है, इसमें बेसिकली मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं ले लेता हूं जबलपुर, ठीक है। अब जबलपुर के आजू बाजू कुछ गांव हैं, विलेजेस, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में रख लेता हूं ग्राम बगराजी, ठीक है। अब देखिए, इस फर्स्ट वाले टर्म में कोई ए नाम का व्यक्ति, वो ऑल्दो रूरल एरिया में रह रहा है, एजुकेशन के लिए या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो माइग्रेट होके कहां पे आ गया, वो माइग्रेट होके आ गया जबलपुर के अंदर, जबलपुर मेन सिटी के अंदर, आजू बाजू रूरल एरिया में। और वो कहां पे आ गया, जबलपुर मेन सिटी में आ गया। इस टर्म को हम बोलते हैं आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा टर्म है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। अब इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में फर्क क्या है, अब देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई वही ए नाम का व्यक्ति, वो ए नाम का व्यक्ति रीवा से
माइग्रेट होके आ गया कहां पे, जबलपुर में। माइग्रेट होके कहां से आ गया, रीवा से आ गया, रीवा से माइग्रेट होके आ गया जबलपुर। पहला कंडीशन कैसा है, यही जबलपुर के अंदर ही एक गांव है और आसपास गांव है, और वो माइग्रेट होके कहां पे आ गया, जबलपुर मेन सिटी में आ गया। उसको हमने इससे जोड़ दिया फर्स्ट टर्म से। दूसरा टर्म है जिसे बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर से सॉरी रीवा से माइग्रेट होके कहां पे आ गया, जबलपुर में आ गया। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट होके आ रहा है, और कहां पे, विद इन द एमपी है, स्टेट के अंदर ही है। वो घूम कहां पे रहा है, स्टेट के अंदर ही घूम रहा है। जबलपुर से रीवा से माइग्रेट होके कहां चले गया, जबलपुर चले गया। अब यही व्यक्ति जबलपुर से माइग्रेट होके भोपाल आ गया, या जबलपुर से माइग्रेट होके ग्वालियर चले गया, या इंदौर चले गया। बट इस पूरी चीज के बीच में कॉन्सेप्ट ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ही माइग्रेट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट कर रहा है तो उसे बोलते हैं आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन क्यों कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रीवा ले लेते हैं। 2 to 3 things are lack in a Riva. First is the education. एजुकेशन तो पहला चीज है यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, तो पहला एक कंडीशन है यूनिवर्सिटी। दूसरा हाई कोर्ट, एक बड़ा पोस्ट कैपिटल है जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड चल रही है, तो दूसरा हाई कोर्ट, और तीसरा आपका फैक्ट्री। पता होगा हमारे यहाँ पे जबलपुर में ग्रे आयरन फैक्ट्री है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, सीओडी फैक्ट्री है, 506 है। तो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है लोगों का, फैक्ट्री में जो वर्कर्स है। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट व्यक्ति माइग्रेट हो रहा है, तो उसे कहला रहा है आपका क्या, जिसे हम टर्म बोल रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। अब इस पूरी चीज में तीसरा टर्म है जिसे बोलते हैं इंटरस्टेट। अब इंटरस्टेट कैसा, देखिए फर्ज कीजिए एमपी का कोई व्यक्ति है और वो एमपी का व्यक्ति माइग्रेट होकर कहां चले गया, दिल्ली चले गया। ये बेसिकली कैसा है, स्टेट टू स्टेट माइग्रेट हो रहा है। या फिर ऐसा समझ लीजिए, यही हम ले लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति, वो माइग्रेट होकर कहां चले गया, कर्नाटक चले गया। या एमपी का ही कोई व्यक्ति कहां चले गया, बेंगलुरु चले गया, यानी कि कर्नाटक में पहुंच गया, कर्नाटक स्टेट लग गया उसका। तो स्टेट टू स्टेट माइग्रेट हो रहा। तो मैं इतनी चीज मान के चलूं कि माइग्रेशन कैसा है, पहला जो है, जो फर्स्ट हमने टर्म बोला, उसको कैसे ले रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू छोटे छोटे जो विलेज एरिया है वहां से माइग्रेट होके कहाँ आ गया, मेन डिस्ट्रिक्ट में आ गया, मेन टाउन में आ गया। दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने बोला आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट इधर पे किस प्रकार का हो रहा है, इधर पे बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रीवा से कहाँ चले गए, जबलपुर में आ गया। जबलपुर से कहाँ चले गया, भोपाल चले गया। या जबलपुर से कहाँ चले गया, इंदौर चले गया। उसे हम बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा है जिसे बोलते हैं इंटरस्टेट। अब थोड़ा सा उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए, लेबर क्राइसिस। हमारे यहाँ के जो लेबर है, अभी मैंने आपको डेटा बताया 5.74 लाख लेबर्स वापस हमारे होम टाउन आ गए, यानी कि एमपी में आ गए। तो वो किस कैटेगरी में कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट था। और हमने जो रेफरेंस पॉइंट रखा था 68 डेज का जो लॉकडाउन था, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो का और अधिक अच्छे से लाभ लेना है, एंजॉय करना है, तो एक पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए जो लॉकडाउन के ऊपर था। मैंने लॉकडाउन के ऊपर ये बताया था आपको कि जैसे लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 6 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई के अंडर में जो चीजें बदली, तो हो क्या गया कि एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति एमपी नहीं आ सकता,
अगर उसको आना है तो उसको इंटर स्टेट परमिट चाहिए। और अगर एमपी का व्यक्ति अगर फर्ज कीजिए कोई जबलपुर का है और जबलपुर का व्यक्ति अगर बैतूल जाना चाह रहा है या रीवा जाना चाह रहा है तो इसको भी क्या चाहिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए। क्योंकि बेसिकली बस से सर्विसेज पूरी लॉकडाउन हो चुकी थी, बस सर्विसेज चल नहीं रही थी, रेलवे चल नहीं रही थी। और जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो दो सेक्शन के ऊपर पड़ रहा था। वही हायरार्की याद होगा आपको, एक है जिसे बोलते हैं मिडिल एक्सटेंशन लोअर इनकम ग्रुप और दूसरा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये ज्यादातर वर्कर्स भी हैं, यहीं से इसी सेक्शन से आ रहे आपके लेबर भी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं को पड़ा इस पूरी चीज में। अब बड़ा प्रश्न ये है इस पूरी चीज में, क्योंकि भाई हम जब गहराई में जाएंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो हम ये पूरे पॉइंट्स को ले लेके चलेंगे। तो इस पूरी चीज में एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि इस पूरी चीज में कि भाई आदमी माइग्रेट करके क्यों जा रहा है। भाई कोई ना कोई कारण होगा जो माइग्रेट करके जा रहा है। तो हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे कि आदमी क्यों माइग्रेट कर रहा है, वाई, क्या रीजन है उसके पीछे। इस पूरी चीज में एक बड़ा प्रश्न ये है कि आदमी माइग्रेट करके क्यों जा रहा है, कोई ना कोई कारण होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, क्या ऐसा कारण बन रहा है कि व्यक्ति जो है माइग्रेट होके, पीपल्स जो है व्यक्ति माइग्रेट होके क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। भाई माइग्रेशन का कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, ऐसी थोड़ी ना उठा के किस पे चले गए, तो इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होगा। तो देखिए इसके पीछे कुछ कारक जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स काम कर रहा है। कुछ फैक्टर्स काम कर रहा है। इसी प्रकार का फैक्टर्स मैंने बताया था इंडियन डायस्पोरा में। खैर आईआर पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। वो बहुत सारा मुझे डिमांड आया दो चीज के ऊपर कि पोस्ट पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसके ऊपर एक मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। और मुझे काफ़ी बच्चों का मेरे पास में ये भी कमेंट सेक्शन में आया कि सर इथिक्स के वीडियो बनाइए। तो मैं जल्द ही इथिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दो वीडियो बेसिकली मैं बनाऊंगा, एक इथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो है केस स्टडीज होते हैं उसमें। तो पहला वीडियो में जो आएगा आपका वो बेसिकली कैसा रहेगा, वो बेसिक्स कुछ क्लियर करेंगे आपके, और दूसरे वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे उसमें क्या क्या केस स्टडीज है, ठीक है। और केस स्टडी में मैं दोनों को लेके चलूंगा, यूपीएससी को भी लेके चलूंगा, एमपीपीएससी को भी लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी टॉपिक पे आ जाते हैं हम। बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोग ये माइग्रेट करके क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पीछे कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर इसके पीछे काम कर रहे हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं पुल फैक्टर, दूसरा होता है उसे बोलते हैं पुश फैक्टर। आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब धक्का लगा के भेजा गया, और पुल फैक्टर मतलब वो अट्रैक्ट होके चले गया, खिंचा चले गया। पुल फैक्टर को ही हम दूसरे टर्म्स में ऐसा बोलते हैं कि एक वे ऑफ अट्रैक्शन था इसलिए वो चले गया, और पुल फैक्टर को बोला जाता है कि अपना प्लेस जो है वो छोड़ दिया, उसने लेफ्ट कर दिया। अपना प्लेस को वो क्या कर दिया, छोड़ के चले गया, लेफ्ट हिज प्लेस। तो इस पुल फैक्टर पुश फैक्टर के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें, कोई सब ऑर्डिनेट फैक्टर्स भी काम कर रहे होंगे। तो पहले हम पुश फैक्टर देख लेते हैं। पुश फैक्टर का सबसे पहला कारण है जिसे बोलते हैं गरीबी, पॉवर्टी।
मैं अभी एग्जांपल रख रख के आपको सब चीज बता दूंगा, एक एक चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दूसरा कारण है जिसे बोलते हैं बहुत अधिक जनसंख्या, हाई पॉपुलेशन। तीसरा कारण है जिसे बोलते हैं सोशल इंफ्रा। अभी सोशल इंफ्रा में हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, वो पूरी चीज आ जाती है। और चौथा कारण है जिसे बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। और अगर हम एमपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो एमपी में अभी तक का सबसे ज्यादा जो नेचुरल डिजास्टर तो नहीं, एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस है जिसे बोलते हैं वाटर क्राइसिस। ये सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है मध्य प्रदेश में। बट खैर हम एग्जाम्पल रख रख के देख लेते हैं। चलिए इसको भी एक साथ देख लेते, फिर एक साथ एग्जाम्पल रख लेंगे। फुल फैक्टर को भी देख लेते, फिर एक साथ आपका एग्जाम्पल रख लेंगे। फुल फैक्टर को भी देख लेते, फिर एक साथ आपका एग्जाम्पल रखेंगे। देखिए फुल फैक्टर में पहला है वो है एजुकेशन। दूसरा फैक्टर है जिसे बोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। और तीसरा फैक्टर है जिसे बोलते हैं इंफ्रा। चलिए इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। हम जल्दी से एक एग्जांपल रखते हैं। तो हम एक कोई ए नाम का व्यक्ति रख देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। और वो ए नाम का व्यक्ति है, उसका नाम है मांगी लाल। मांगी लाल का ओरिजिन रीवा का है। मांगी लाल ने देखा कि ये 30 to 40% एरिया जो है वो रूरल बेल्ट में आता है, यहाँ पे कुछ बड़ा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। मांगी लाल ने सोचा कि जबलपुर जैसा सिटी मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब जबलपुर जैसे सिटी में पहला तो इसको दिख रहा हाई कोर्ट, दूसरा दिख रहा है यहाँ पे एजुकेशन, तीसरा दिख रहा है यहाँ पे इंफ्रा बहुत अच्छा है, और चौथा इसको दिख रहा है यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज भी है। तो मांगी लाल ने डिसाइड किया कि मैं रीवा से माइग्रेट होके कहाँ आ जाऊं, जबलपुर आ जाऊं। और इस रीवा से माइग्रेट होके जबलपुर को आएंगे, क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। क्लियर है, इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर जो माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस के वजह से हो रहा है। या तो गरीबी, ये एक सबसे बड़ा कारण है, पॉवर्टी, या तो बहुत अधिक गरीबी है, या तो उस एरिया का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। और उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है जिसे बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के तारीख में हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरा एजुकेशन सर्विसेज, तीसरा लीगल सर्विसेज, इस पूरी चीज के लिए भी, हेल्थ केयर के लिए तो आदमी जरूर माइग्रेट हो जाता है। हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज है जिसके लिए जरूर माइग्रेट हो जाता है। और वो रीवा से माइग्रेट होके कहाँ पे आ गया, जबलपुर में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी उसको अधिक अच्छा दिख रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा, और बेसिक चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के तारीख में हमारे पे कई ऐसे विलेजेस हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे 3G नेटवर्क है। आज हम 4G में जी रहे हैं, 4G में जी रहे हैं, और वहाँ पे 2G और 3G नेटवर्क है। तो सोचिए इंटरनेट की स्पीड अगर कम हो जाए तो कितना इफेक्ट पड़ता है। जो आज आप वीडियो देख रहे हैं बड़े आसानी से, कितना घूम घूम के बफर कर करके आए, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कुछ बेसिक कारण है जिसके वजह से आदमी क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। अब मैं इन डेप्थ एनालिसिस में जाने की कोशिश करूँ एक एक करके, धीरे धीरे। आपको इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गए तो हमारे जो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से बन गए। तो मैं इन डेप्थ एनालिसिस पे जाने की कोशिश करूं तो मैं मान के चलूं कि आपको इतनी चीज क्लियर है। एक बार जल्दी से रिकलेक्ट कर लेते हैं, हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक था बेसिकली जिसे बोलते हैं माइग्रेंट लेबर क्राइसिस
दूसरा है उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, और तीसरा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो मैं रेफरेंस पॉइंट लेके चलूंगा, और रेफरेंस पॉइंट आपके सामने आ ही चुका है, क्योंकि भाई डेप्थ एनालिसिस हम जा रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस जैसे बोलते हैं। तो पहला तो हम पॉइंट लेके चलेंगे जिसे बोलते हैं नेचर ऑफ माइग्रेशन। अभी अब मैंने आपको बताया नेचर ऑफ माइग्रेशन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला जाएगा, पहला तो मैंने माइग्रेशन क्या है वो बताया था। दूसरा पॉइंट मैं तीसरा पॉइंट लेके चलूंगा, पीपल्स माइग्रेशन, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं पीपल्स। तो देखिए इस रेफरेंस पॉइंट से आपको इतनी चीज की थोड़ा सा एक बेस क्लियर होगा कि व्यक्ति, अच्छा एक और एक पॉइंट को भी लेके चलते हैं जो नेचर ऑफ माइग्रेशन में ही है। पहला है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला, विलेज से हो सकता है जबलपुर के आसपास के विलेज में आ जाए या फिर जबलपुर के मेन टाउन में आ जाए व्यक्ति। तो पहला माइग्रेशन क्या था, रूरल टू रूरल। दूसरा माइग्रेशन है जिसे बोलते हैं रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन। मैंने आपको बताया रीवा, सतना ऐसे डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हो कि कहां पे चले आ गए व्यक्ति, जबलपुर में। अभी देखिए मैं किसी रीवा या फिर सतना वाले को हिट नहीं कर रहा, एक जनरल स्टडी के डायमेंशन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा डायमेंशन है वो है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन आप ऐसे ले लीजिए, ग्वालियर से माइग्रेट होके कहां गया व्यक्ति, जबलपुर आ गया, वो आया आपका अर्बन टू अर्बन में। और एक और एक है एक्सेप्शनल है, अर्बन टू रूरल एरिया में भी आ जाता है। ये अर्बन टू रूरल एरिया बेसिकली कैसा है, वो है आपका क्राइम और नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ व्यक्ति, एक नया भी ट्रेंड चालू हुआ है कि वो रूरल एरिया में जाके अपना एक बड़ा बंगला बना के वहां पे रहते हैं, किसी से वास्ता नहीं रखते हैं। वो एक अलग ट्रेंड हमने देखने को मिल रहा है, तो मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन यहीं पे कर ले रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं रूरल टू रूरल। रूरल टू रूरल में आपको इतना कंफर्म हो गया ये कैसा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पूरा क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस प्रकार से आप बोलना चाहिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आसपास जो गांव है वो एक गांव से दूसरे गांव में माइग्रेट हो गया व्यक्ति। फर्स्ट कीजिए वहां पे प्रॉस्पेरिटी की कमी है या फिर पानी की कमी है, वाटर क्राइसिस है, तो वो व्यक्ति मीन्स वो वर्कर्स या फिर लेबर वो माइग्रेट होकर दूसरे उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे गांव में चले गए। मैंने आपको बताया ग्राम बरगराजी से ग्राम कुंडम में आ गया उदाहरण के लिए, या फिर आप ऐसे ले लीजिए बरगी नगर में आ गया वो व्यक्ति। तो वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है बट माइग्रेट कैसा कर रहा है, वो एक गांव से दूसरे गांव में मिले माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं रूरल टू रूरल। एक है रूरल टू अर्बन। अब देखिए जो माइग्रेशन होता है वो सभी लोग करते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो कि क्लियरली बोलता है फ्रीडम ऑफ मूविंग फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज माय फंडामेंटल राइट्स। ये आपका और मेरा दोनों का अधिकार है। इस अधिकार को, इस राइट्स को सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये कौन कौन माइग्रेट कर रहा है, हायर इनकम ग्रुप भी कर रहा है, मिडिल इनकम ग्रुप भी कर रहा है, लोअर इनकम ग्रुप भी कर रहा है, और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ग्रुप भी कर रहा है। बट लॉकडाउन के वजह से जो हमारा लेबर क्राइसिस या फिर वर्कर क्राइसिस वो इस एरिया पे सेंट्रिक है। बट जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो सभी को आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं। ठीक है, तो हम पहले हायर इनकम ग्रुप को ले रहे, फिर इसको तो हम गहराई से देखेंगे क्योंकि यही हमारा कहां पे काम आएगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट में काम आएगा। एक बार जल्दी से रिकलेक्ट करने सारी चीजों, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। शुरुआत हमारे टॉपिक कैसा था, शुरुआत हुआ था दैट इज अ लेबर क्राइसिस एंड इट्स इकोनॉमिकल इम्पैक्ट एंड एमपी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी। एमपी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी पे अभी तक मैंने कोई बातचीत नहीं की है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ अभी बेस बना के चला है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट को लेके चले। मैंने आपको माइग्रेंट क्या होता है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद में
माइग्रेंट आइडेंटिफाई कौन करता है कि ये व्यक्ति माइग्रेंट हो गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो तरीके हैं, दो टूल्स है। एक है जिसे बोलते हैं यूआईडीआई, आप जब आधार कार्ड अपग्रेड करते हो वो। दूसरा तरीका ये है कि सेंसर का डेटा। फिर मैंने आपको ये बताया कि नेचर ऑफ माइग्रेशन कैसा है, फिर हमने क्यों माइग्रेट करते वो भी बताया, और उसी के बेस पे हमने क्या निकाला, रेफरेंस पॉइंट निकाला। एक है नेचर ऑफ माइग्रेशन, दूसरा है पीपल क्यों माइग्रेट कर रहे हैं। तो पीपल क्यों माइग्रेट कर रहे हैं उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हायर इनकम ग्रुप जो है ये बेसिकली अर्बन टू अर्बन माइग्रेट करता है व्यक्ति। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, टीयर 1 सिटी से टीयर 1 सिटी में माइग्रेट कर रहा है। ऐसे ले लीजिए, दिल्ली से माइग्रेट होके कहां जा रहा है व्यक्ति, दिल्ली से माइग्रेट होके चला जा रहा है कर्नाटक, कर्नाटक में कहां जा रहा है, बेंगलुरु। अब ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, दिल्ली में कोई एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, आईआईटी दिल्ली से उसने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की, और वो दुर्भाग्यवश सीए सॉरी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस पे उसने इंजीनियरिंग किया, और उसकी एक्टिव डिमांड कहाँ पे है, वो उसकी एक्टिव डिमांड है बेंगलुरु में। तो ये हायर इनकम का ग्रुप का व्यक्ति है, बट वो माइग्रेट होके कहाँ चले गया, बेंगलुरु चले गया। वो व्यक्ति कहाँ चले गया, माइग्रेट होके बेंगलुरु चले गया। मगर एक दिक्कत है, ये जो टीयर 1 सिटी है इधर पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है टीयर 1 सिटी की, कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसा है, वो बहुत हाई है, जिसे हम बोलते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी कि आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा रहेगा, वो बहुत हाई रहेगा। देखिए, इसको मैं एक सरल माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मशरूम समझते हैं आप, जबलपुर में 30 से 40 रुपीज के हाफ केजी मिलता है, ठीक है। अब हम एक किरदार रख लेते हैं, हम एक व्यक्ति ले लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति, इसका नामकरण कर देते हैं मांगी लाल। मांगी लाल पेशे से इंजीनियर है, दिल्ली बेस्ड है, वो आईआईटी दिल्ली से पढ़ा, बहुत मेहनत किया उसने, और अब जॉब की अपेक्षा कर रहा है। जॉब उसको दिल्ली में मिल नहीं रहा था, और दुर्भाग्यवश मैंने आपको बताया वो आईटी इंजीनियर है। वो माइग्रेट होके कहाँ चले गया, बेंगलुरु चले गया, ठीक है। मांगीलाल को इच्छा किया कि मशरूम खाया जाए, जॉब भी मिल गई इन्फोसिस में, और उसको इच्छा किया कि माइग्रेट भाई हम मशरूम खाते हैं। बाजार में गया, बाजार में गया तो उसको 200 रुपये में एक छोटा सा हाफ प्लेट कट प्लेट मिल रहा है। बोला कि चलो मैं जाके खा लेता हूँ। तो दिल्ली में 40 रुपए का 500 ग्राम मिल रहा था, और वही बेंगलोर में 100 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो बहुत हाई है। कहाँ पे, ये टीयर 1 सिटी में। इतनी चीज में मान के चुप क्लियर है। टीयर 1 सिटी में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, वो बहुत हाई है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, हायर इनकम ग्रुप। अब पकड़ते हैं हम किसको, मिडिल इनकम ग्रुप। और ये भी अपना फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करके ही रहेगा। माइग्रेट हो गई होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी को एक्सरसाइज करेगा, जो क्लियरली बोलता है कि इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट्स है कि वो मूव कर सकता है फ्रीली विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके मिडिल इनकम ग्रुप का व्यक्ति हम ऐसा रिलेटेड टीयर 2 सिटी से वो चले गया कहां पे, टीयर 1 सिटी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं टीयर 2 सिटी से टीयर 2 सिटी में माइग्रेट हो गया। इसको ऐसा ले लीजिए, टीयर 2 सिटी से टीयर 1 सिटी में आ गया, या फिर टीयर 3 सिटी से वो आया कहां पे, टीयर 2 सिटी। इसको ऐसा ले लीजिए,
कोई व्यक्ति जबलपुर का है और वो माइग्रेट होके कहां चले गया, दिल्ली चले गया। टीयर 3 सिटी आप ऐसे ले लीजिए, रीवा का कोई व्यक्ति है और वो माइग्रेट होके कहां चले गया, वो माइग्रेट होके आ गया जबलपुर में। ठीक है, तो माइग्रेशन कैसा हुआ, यहां पे हुआ आपका अर्बन टू अर्बन है और यहां पे माइग्रेशन कैसा, अर्बन टू अर्बन। बस फर्क क्या है यहाँ पे फर्क ये है कि टीयर 3 सिटी से टीयर 2 में आ गया, और दूसरा फर्क कैसा है कि टीयर 1 सिटी टीयर 2 सिटी से टीयर 1 में आ गया पहला, और यहाँ पे टीयर 3 सिटी से टीयर 2 में आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह पे कॉस्ट ऑफ लिविंग वो कैसा होते जाता है, हाई होता है, उसे बोलते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसे हम बोल रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होते जा रहा है, वो अधिक होते जा रहा है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक कोई कॉमोडिटी, प्याज ही हम ले लेते हैं, अच्छा प्याज नहीं लेते हैं हम, ऐसा लेते हैं एक कोई कॉमोडिटी, ये जबलपुर में 50 रुपए किलो मिल रहा है, वही कॉमोडिटी अगर वो बेंगलोर गया तो उसको 100 रुपए किलो मिलेगा। इतनी चीज में मान के चलो क्लियर है। तो माइग्रेशन कैसा हो रहा है, टीयर 2 सिटी से टीयर 1 और टीयर 3 सिटी से टीयर 2, और ये माइग्रेट कौन कर रहा है, ये है मिडिल इनकम ग्रुप। मगर दिक्कत क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो कहां पे सेंट्रिक है, वो लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्योंकि यहीं पे ही आपको क्या मिल रहे हैं, वर्कर्स भी मिल रहे हैं और यहीं पे आपका लेबर्स मिल रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स, जो अभी क्राइसिस है इसकी वजह से। तो देखिए ये बेसिकली कैसे होते हैं, मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। रूरल एरिया से माइग्रेट होके कहां आ गया व्यक्ति, अर्बन एरिया में गया। अगर ऐसे सोचने की कोशिश की, रीवा के कोई गांव में रहता हो और जबलपुर में आ गया व्यक्ति, या फिर रीवा के कोई गांव में रहता है, दिल्ली चले गया, बेंगलोर चले गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्राइसिस कौन सा है, वो थर्ड जगह पे है। लॉकडाउन के वजह से 68 डेज का लॉकडाउन की वजह से जो क्राइसिस हुआ सबसे ज्यादा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट हो गया था व्यक्ति आराम से, पैदल चल के जैसे भी तरीके से हो गया। बट स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन का जो एक बड़ा सोर्स है रेलवे, वो तो बंद ही हो चुका था। तो हम ऐसा ले लेते हैं, रीवा से व्यक्ति माइग्रेट होकर कहां चले गए, दिल्ली, बेंगलोर, इस जगह पे चले गए। और यही व्यक्ति आप ऐसे भी ले सकते हैं, अर्बन टू अर्बन भी माइग्रेट हुआ वर्कर्स। और अब देखिए इन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यही क्या कहला रहे हैं, इसी को ही कहला रहे हैं आपका माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर, जो कि एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो माइग्रेट होके कहां चले गए, टीयर 1 सिटी चले गए। वो पूरे माइग्रेट कहां से चले गए, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एक बार मैं जल्दी से रिकलेक्ट कर लेता हूं। देखिए हायर इनकम ग्रुप टीयर 1 सिटी से टीयर 1 सिटी में माइग्रेट हो गया। मैंने एग्जांपल दिया, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, आईआईटी दिल्ली से उसने इंजीनियरिंग किया, उसकी डिमांड कहां पे है, और दुर्भाग्यवश मैंने बताया उसने आईटी में कर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में कर लिया। अब उसकी ज्यादा डिमांड कहां पे है, बेंगलुरु में है, तो वो बेंगलुरु चले गए। आप ऐसे समझ लीजिए कोई बेंगलुरु का बहुत अच्छा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी ज्यादा डिमांड कहां पे है, बॉम्बे में है, तो बॉम्बे माइग्रेट हो गया। तो माइग्रेट सब कर रहे हैं। मिडिल इनकम ग्रुप में मैंने बताया आपको, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। रीवा से माइग्रेट होके कहां चले गए आदमी, जबलपुर आ गया। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, हाई कोर्ट पहला, दूसरा फैक्ट्रीज, तीसरा एजुकेशन। बट दिक्कत कहां पे है, दिक्कत यहां है, लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि ये नौकरी के तलाश में कन्याकुमारी तक चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर तक चले जाएंगे, ये एक फैक्टर है। और ये फैक्टर कहां से आ रहा है, ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये आते हैं एमपी से, यही आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जिसे हम सरल शब्दों में इकोनॉमी में बोलते हैं बीमारू स्टेट्स। क्या अभी बीमारू स्टेट की कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं काफी सारे स्टेट।
तो इस जगह से ही ये ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर के ओरिजिन पॉइंट है। और ये कहाँ पे माइग्रेट होके चलेगा, मैंने आपको बताया कन्याकुमारी तक चलेगा, जम्मू कश्मीर तक चलेगा काम को लेके। और अगर हम सिर्फ एमपी को ही लेके चलने की कोशिश करें तो एमपी के अंदर ही अराउंड कुछ अभी 7.33 करोड़ की पॉपुलेशन है, और जो माइग्रेंट वर्कर आए हैं कुछ 5.75 लाख माइग्रेंट वर्कर अभी तक आ चुके हैं। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 मई से एक ट्रेन चलाई थी जिसे बोलते हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आई रिपीट, श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कुछ 85% 15% का रेशियो है। 85% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही थी टिकट और 15% स्टेट गवर्नमेंट टिकट बेयर कर रही थी। तो ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही चलाई थी कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपने होम टाउन में चले जाए। बट हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है कि माइग्रेंट वर्कर के वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या आने वाली है वो हमें जानना है। तो रेफरेंस पॉइंट आप ध्यान रखें, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाना चालू किया। तो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन सा मिल गया, माइग्रेंट वर्कर की वजह से अब क्राइसिस आने वाली है, आ चुकी है। मतलब यानी कि जैसे ही अनलॉक 1.0 चालू हुआ उसके बाद से आत्मनिर्भर तो तब बनेंगे ना जब लेबर मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे, और वर्कर्स तो सब जा चुके हैं और उठ के। ये सबसे ज्यादा जो गाज पड़ी वो इन्हीं दोनों के ऊपर पड़ी। इतने सिचुएशन खराब हो गई थी कि खाने के लिए बेचारे तरस गए, इसलिए माइग्रेट होके आगे वापस अपने होम टाउन आ गया। और उनने बोला कि जब तक का शहर का मिजाज नहीं बदलेगा तब तक हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है रिसेंटली वो इन्हीं के वजह से है। इन्हीं के वजह से मैं बोला, दोष नहीं देना चाहूँगा, जो करंट सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो सिचुएशन है उसके वजह से ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाली है, आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है हमारे यहाँ पे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे अभी करंट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट या इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या है इनके वजह से। टॉपिक है, आपको इतनी चीज क्लियर हो गई। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था कि लेबर क्राइसिस या फिर माइग्रेंट क्राइसिस, उसके वजह से एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट दस्तक दे रहा है हमारी इकॉनमी में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको इतनी पूरी स्टोरी क्लियर हो गई है कि लेबरर क्या है, अपने होम टाउन में जा चुके हैं और किस सेक्शन में है, वो है आपका लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा वो रेफरेंस पॉइंट को जरूर यूज करते चले जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को हम इस प्रकार से लेंगे, इससे कुछ नेगेटिव चीजें निकलेगी जिसे बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग पूरा लिखिए, उसे बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा है उसे बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ नेगेटिव चीजें निकलेगी और कुछ कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। हर जगह खराब ही नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव को जानना है तो 1980s 1970 में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर उन्नी कृष्णन। उन्होंने एक टर्म को डिफाइन किया था जिसे बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। मनी ऑर्डर इकोनॉमी। तो हम ये जान लेते हैं भाई ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी क्या है। प्रोफेसर उन्नी कृष्णन 1970 to 80s की बात है। ये मैं इसलिए टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी चीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट हुई। रिलेवेंट कैसे हुई, अभी बीच में जो कई ऐसे एडिटोरियल में आए, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी के लिए भी हमें जानना है तो कुछ एक बेस रेफरेंस पॉइंट में लेके चलूंगा। और रेफरेंस पॉइंट कैसे लेके चलूंगा, उसको मैं ऐसा लेके चलूंगा, प्री लॉकडाउन, बिफोर
लॉकडाउन यानी कि क्या, 24 मार्च से पहले कैसा था सिचुएशन, और दूसरा लिखेंगे आफ्टर लॉकडाउन यानी कि अनलॉक 1। अनलॉक 1 इसको हम बेस क्या बना के चलेंगे, आफ्टर 31 मई, ऐसा ले लीजिए। रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने क्या लिया है, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के पहले कैसा था और लॉकडाउन के बाद कैसा है, ठीक है। मतलब 31 मई के बाद क्या सिचुएशन है और लॉकडाउन के पहले कैसे सिचुएशन था। और मनी ऑर्डर इकोनॉमी को भी हम देखने की कोशिश करेंगे और हम अपने किरदार लेके चलेंगे, वही किसको, मांगी लाल को, ठीक है। इतनी चीज मैं आपको मान के चलूं कि क्लियर है। एक बार रिकलेक्ट कर देता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इसको जानना है तो हमें एक टर्म जानना है जिसे बोलते हैं मनी डे ऑर्डर इकोनॉमी। रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट के लिए ये लिया है लॉकडाउन के पहले कैसी सिचुएशन थी, लॉकडाउन के बाद यानी कि अनलॉक जैसे हो रहा है वहां कैसे सिचुएशन है। और मांगीलाल को हम मान के चल रहे हैं कि एक वर्कर भी है और यही एक लेबर भी है, ठीक है, दोनों ही लेके चल रहे हैं कि व्यक्ति भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। और मैंने आपको इतनी चीज भी क्लियर कर दी कि जो सबसे ज्यादा गाज गिरी किसके ऊपर, वो दो ही सेक्शन के ऊपर गिरी। एक है जिसे बोलते हैं लोअर इनकम ग्रुप और दूसरा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होके आते हैं जॉब के लिए, वर्क के लिए, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो माइग्रेट होके आते हैं और उनके पास सबसे ज्यादा गाज गिरी। तो पहले की सिचुएशन देख लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मांगीलाल को। अब हमारे जो ये मांगीलाल है इसकी दो हैबिट है। एक तो बचत करना, बहुत मक्खी चूस, बहुत कंजूस, सेविंग करना। सेविंग तो हमारी भारतीयों की आदत ही होती है, मगर मांगीलाल को ज्यादा ही मक्खी चूस था, बहुत बड़ा कंजूस था। और कहां से सेविंग कर रहा था, इसको जो सैलरी मिल रही थी वहां से वो क्या करता था, सेविंग करता था। स्टोरी अच्छे से समझिए। मांगीलाल का ओरिजिन पॉइंट जबलपुर था और ये जबलपुर से माइग्रेट होके कहां चले गया, दिल्ली चले गया। मैंने आपको बताया स्टेट टू स्टेट माइग्रेट होके आ रहा है व्यक्ति, और सबसे ज्यादा गाज किसके ऊपर पड़ी, उसी मांगीलाल के ऊपर। अब मैं मांगीलाल की इनकम ले लेता हूं 70,000। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, 70,000। वैसे लेबर की इतनी इनकम नहीं होती, फिर भी हम हमारे फिगर्स अच्छे जगेंगे। अब देखिए, जैसे महीने की 1 तारीख हुई, मांगीलाल ने डिसाइड कर ही लिया कि वो 60% अपनी सैलरी भेजेगा कहां पे, जबलपुर। आई रिपीट, मांगीलाल ने डिसाइड क्या कर लिया कि 60% अपनी सैलरी कहां भेज देगा, जबलपुर में। मतलब आप ऐसे चल लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। फोर्टी % क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना खर्च कर रहा है, वो 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। बाकी वो पूरा 50,000 कहां भेज दे रहा है, वो भेज दे रहा है अपना जबलपुर में, ठीक है। अब ये जो पैसा भेज रहा है उसका एक टर्म बोलते हैं, उसे बोलते हैं, अभी रिसेंटली यूज हो रहा है, रेमिटेंस। रेमिटेंस मीन्स अपनी 60% सैलरी उसने क्या कर दी, जबलपुर भेज दी। सिर्फ और सिर्फ कितना रखा, 40% रखा, उसके जो खर्चे। अब देखिए 1970 से जब ये शुरुआत हुई थी माइग्रेंट की,
जब हमारे यहाँ पे 1991 में एलपीजी का एरा आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, उस समय जो सबसे ज़्यादा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो असर हुआ था वो ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट में हुआ था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी 1970 और 80s के बीच में मंडल कमंडल पॉलिटिक्स एक जगह चल रही थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ था, सरल तरीके से ऐसा मैं बोलूँ, वो साउथ इंडियन स्टेट में हुआ था। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो माइग्रेंट वर्कर की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? 1991 के बाद हुई थी। ये कर्नाटक जैसे स्टेट, ये महाराष्ट्र जैसे स्टेट, इधर पे लोग अधिकतर माइग्रेट होते थे। माइग्रेट इसलिए होते थे क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट कुछ ज़्यादा थी बनस्पत किसके? उत्तर प्रदेश, बिहार के। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 1970s में आप पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी की, जिसे बोलते हैं मंडल कमंडल पॉलिटिक्स। बहरहाल मैं इसको अलग रखूंगा। 1991 के बाद से हमारे यहाँ पे माइग्रेशन की शुरुआत हो गई है। हमारे किरदार पे ले लेते हैं मांगी लाल। मांगी लाल माइग्रेट कब होके गया? 1991 में। ठीक है। अब ये जो पैसा भेज रहा है यहाँ पे, इसको सरल तरीके से ऐसा बोलते हैं रेमिडेंस, या फिर एक और एक टर्म बोलते हैं जो डिफाइन किया था प्रोफेसर उन्नी कृष्णन ने, जिसे बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। यानी कि अपनी सेविंग से ये पैसा ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? जबलपुर में। और इसी टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, वो उसे बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि 1970 में कोई ई ट्रांसफर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, मनी ऑर्डर हुआ करता था। तो इकोनॉमी कैसे चलती थी? दैट इज अ मनी ऑर्डर इकोनॉमी। और उसी टर्म को हम आज यूज कर रहे हैं, रेमिडेंस। अब देखिए, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, मांगी लाल का परिवार, फैमिली रहता है जबलपुर में। और मांगी लाल के परिवार ने बोला कि जब 50,000 आए हैं तो मैं 20,000 20,000 क्या करूंगी? सेव करूंगी। पूरी किस में डाल दूंगा? मैं सेविंग में डाल दूंगा। इसको मैं बिल्कुल नहीं खर्च करूंगी। कितना परसेंट? वो अराउंड 20,000। मांगीलाल की फैमिली बोली कि भाई 50,000 हाथ में आए हैं तो मैं 20,000 तो सेविंग पर डाल दूंगी। अब देखिए, जब 50,000 मांगीलाल की फैमिली के हाथ में आया है, वो भी 1 तारीख को, अब इनकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, बढ़ गई। परचेजिंग पावर जैसे बढ़ी तो पहला काम तो रेंट पेमेंट कर देंगे, जितने भी बिल्स है पेंडिंग वो दे देंगे। दूसरा, इसी बीच में साउथ एवेन्यू मॉल में एक बड़ा सेल लगा और मांगी लाल की वाइफ फूड आर्टिकल के बहुत शौकीन है, क्लोथ्स के लिए भी बहुत शौकीन है, एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी बहुत शौकीन है। हाथ में 30,000 रुपए और पूरा मॉल पड़ा है, लूट ले। सेल हो रही है, बिग सेल। और इतनी जम के खरीदी की मांगी लाल की फैमिली ने कि कुछ पूछो नहीं। 30,000 पूरा लुटाया है। 20,000 तो सेविंग में डाल दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 वाले सेक्शन हम अलग खोलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब आप ऐसे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एमपी का ही मैं डेटा बोल रहा हूं। एमपी के अंदर अराउंड 5.74 लाख वर्कर्स वापिस आ गए, जो आज के तारीख में अनएम्प्लॉयड है। उनको जैसे तैसे तो रोजगार मिल ही जाता था, आज वो अनएम्प्लॉयड है। अब आप ये एग्जाम्पल को देखने की कोशिश कीजिए, जब सैलरी आती थी तो किस प्रकार से लूट मचती थी, और आज की तारीख में वो व्यक्ति कैसे हैं? बेरोजगार है। अब आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, जब 30,000 रुपये, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही 30,000 रुपये खर्च दिया किसने? मांगीलाल की वाइफ ने। ठीक, कहाँ पे खर्च किया? जबलपुर में। अब जबलपुर में जब खर्च किया तो वो
पहली चीज शॉपिंग कर ली, दूसरी चीज रेंट पेमेंट कर दी, तीसरी चीज सिनेमा में चले गए। 3 चीजें एक्टिविटी हो गई। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ये ऐड हुआ। अब जब इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ऐड हुआ, इतनी चीज शॉपिंग हुआ, रेंट पेमेंट दिया, तीसरी चीज क्या है, एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया। ठीक, यानी कि ये 30,000 रुपए हमारी जबलपुर की इकोनॉमी में क्या हो गया, पंप हो गया। किसने दिया, मांगीलाल की वाइफ ने। ठीक है, और अब यानी कि कब से, 31 मई के बाद से ये सारी चीजें रुकने वाली है, रुक चुकी है। ये हो रहा था कब तक का, जब तक का लॉकडाउन नहीं था, मगर अब ये पूरी चीज क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स जो है वो माइग्रेट हो गए, वापस होम टाउन चले गए, और आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। अब सिचुएशन देखिए कि इधर पे कैसा हो रहा है कि जैसे इकोनॉमी में ये पैसा आया, यहां की ग्रोथ बढ़ेगी। भाई आप ऐसे सोचिए कि आपका एक सिनेमा हॉल है, ये माइग्रेंट वर्कर की फैमिली ही आके आपके सबसे बड़े व्यूअर हैं, जो अब नहीं आने वाले हैं, यानी कि 1 जून के बाद नहीं आने वाले, क्योंकि वो खुद ही अनएम्प्लॉयड है। अब वही पैसा यूजुअली कैसा होता है कि ये जो शॉपिंग मॉल का मालिक है या फिर जो आप रेस्टोरेंट मालिक है, यही क्या होगा, ये होगा री इन्वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। मीन्स आप ऐसे सोच लीजिए, आप कोई एक्स नाम के व्यापारी हैं, उसी पैसे जो आया है इनके थ्रू वो क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। और री इन्वेस्ट होगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि भाई कोई ना कोई एसेंशियल गुड्स लेंगे, सर्विसेज लेंगे, जबलपुर का क्या होगा, ग्रोथ होगा। बट अब सिचुएशन कुछ अलग होने वाली है। ये तो पक्ष हुआ किसका, जबलपुर वाला। अब मैं दिल्ली वाला साइड भी खोल लेता हूँ, थोड़ा सा गहरा है, होपफुली आपको सारी चीजें समझ आती जा रही होगी। जहां समझ नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइंड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1991 के बाद में जैसे एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ बड़ी थी वो साउथ स्टेट्स की बड़ी थी। उसका एक बड़ा कारण है, क्यों? क्योंकि 1970 से 80 तक का हमारे नॉर्थ स्टेट में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स चल रही थी। अब ज़्यादातर लोग माइग्रेट होके वहाँ गए, बिकॉज उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अट्रैक्शन, और दूसरा क्या है, वही 2 फैक्टर, पुश एंड पुल फैक्टर काम कर रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यही मांगीलाल जबलपुर में तो इतना पैसा भेजा, मगर दिल्ली को क्या बेनिफिट हो रहा है, या दिल्ली के जगह मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं कर्नाटक को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जब मैं बार बार एलपीजी का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ और बेनिफिट सबसे ज्यादा वहीं हुआ, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कर्नाटक में क्या बेनिफिट हुआ। अब ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए, कर्नाटक का कोई एक ए नाम का व्यापारी जो मांगीलाल जैसे लेबर को एम्प्लॉय कर लिया अपने यहाँ पे, और ये ए नाम का व्यापारी क्या बनाता है, मोबाइल का एडॉप्टर बनाता है। मोबाइल का एडॉप्टर हमारे डे टू डे नीड्स है। साल भर बाद, 8 महीने, 2 महीने, 10 साल भर के बाद तो एक खराब होते ही है, हम ले लेते ही हैं। ठीक है, और ये एम्प्लॉय में कैसा रखा, मांगीलाल जैसे लेबर को रखा। अब पहली चीज ये है कि लॉकडाउन के पहले तक का इसको बहुत चीप लेबर मिल जाते थे मांगीलाल जैसे, यानी कि एक बड़ा फैक्टर क्या है कि इसको चीप वर्कर या फिर चीप लेबर ले लेते हम, वो मिल जाते थे। कहां से आ रहे, एमपी, यूपी, राजस्थान, यहां से चीप लेबर आ रहे हैं, और ये मोबाइल एडॉप्टर बनाता है। जब चीप लेबर मिलते हैं इस व्यापारी को, तो ये क्या करेगा, ये चीप लेबर जैसे मिल रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या करेगा, कम करेगा। भाई उसको लेबर क्या मिल रहा है, चीप लेबर। आप ऐसे समझ, सिंपल उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। आप एक शेड बना रहे हैं, एक शेड बना रहे हैं, ठीक है। अब
आपको अगर चीप लेबर मिल रहे हैं तो आपकी शर्ट की कॉस्ट कैसे रहेगी, कम रहेगी। ठीक, वही मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मांगीलाल जैसा व्यक्ति वो कर्नाटक में काम कर रहा है और वो ए नाम का व्यापारी जो है मोबाइल एडाप्टर बनाता है। अब इसको चीप लेबर मिल रहा है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट कैसा रहेगा, कम रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। बट अनलॉक 1 में सिचुएशन चेंज हो गई, यानी कि लॉकडाउन के बाद में अब सिचुएशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अब भी मैंने आपको बताया कि जो ये वर्कर्स है, जो लेबर है, वो माइग्रेट होके कहां पे आ गए, अपने होम टाउन में वापस आ चुके हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई और इसको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होता था। कहां पे? वही कर्नाटक स्टेट को। भाई वो पूरी चीज क्या हो रही है, जीडीपी में ऐड हो रही है ना। एक जीडीपी वाला भी वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। अब आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, अनलॉक 1 जो चालू हो रहा है, चालू हो चुका है, मतलब अनलॉक 1 में एक सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसे बोलते हैं माइग्रेंट लेबर क्राइसिस या फिर माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हो सकता है। क्योंकि अधिकतर जो ये वर्कर है वो अपने होम टाउन जा चुके हैं। अब यही मैन्युफैक्चरर जब मोबाइल का एडाप्टर बनाना चालू करेगा तो इसको वहीं के लोकलाइट वर्कर्स मिलेंगे जो कि चीप नहीं है। अब लेबर कॉस्ट जो है वो क्या हो गया है, वो हो गया है हाई। लेबर कॉस्ट हो गया क्या, हाई। क्यों? क्योंकि जो चीप लेबर तो चलेगा। अब जब चीप लेबर नहीं मिलेंगे तो इसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट रहेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हाई। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होगा तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो एज कंपेरेटिव पहले के अब वो ज्यादा महंगा होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी चीप लेबर नहीं मिल रहा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है या तो फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा, अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा तो ब्रांड फिर डूब जाएगा। ये एक बड़ी दिक्कत है। तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा और डी कमोडिटी के रेट बढ़ेंगे तो एक ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बढ़ना चालू हो जाए। अभी जितने भी प्रोडक्ट है वो तो पुराने पड़े हुए हैं या तो ऑलरेडी चाइना से खरीदे हुए ही हैं। बट हमारे यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग होगा और लेबर की जब क्राइसिस आएगी, मैं एक एग्जांपल एमपी का ही दिया हूँ जहाँ पे 5.7 लाख लेबरर आ चुके हैं। अब आप ऐसे सोचिए इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, और वो अब मैन्युफैक्चरिंग वही मैन्युफैक्चरर चालू करेगा तो वो कहाँ से लेके आएगा लेबर, एक बड़ा प्रश्न ये है। और फाइनल इंपैक्ट कहां पड़ेगा, फाइनल इंपैक्ट पड़ेगा वो है आपका इकोनॉमी में। क्योंकि यहां पे ये जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। जितने भी लोग थे 1990 के बाद से, मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, 1970 से कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोफेसर उन्नीन कृष्णन ने डिफाइन किया था। ये लोग माइग्रेंट होकर चले जाते हैं और जब पैसा भेजते हैं उस सेविंग करके 40% खर्च किया, 60% घर पे भेज दिया, उसको बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। ठीक है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है कि अभी रिसेंटली क्या हो गया कि भाई जितने भी वर्कर्स है वो वापस घर जा चुके हैं। आपने एक बहुत अच्छा ऐड देखा होगा जिसे बोलते हैं गूगल पे, कि पेटीएम करो। ये क्या है, एक प्रकार से भाई माइग्रेंट वर्कर्स ही तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एनएफटी। तो मैं इतनी चीज में मान के चलो कि आपको क्लियर हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं कि एक 31 मई के बाद यानी कि 1 जून के बाद क्या बदलाव आने वाला है और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इकोनॉमी में। अब मैं रेफरेंस पॉइंट को लेके क्या चल रहा हूं, यानी कि आफ्टर 31 मई मैं लेके चलता हूं एक
जून के बाद क्या सिचुएशन, 1 जून के बाद 1 जून से अनलॉक 1.0 चालू हो गया, जिसे हम बोलते हैं आपका लॉकडाउन 5.0, एक पार्शियल लॉकडाउन है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब मनी ऑर्डर जैसा इकोनॉमी खत्म हो चुका है, अब 2 दिक्कत होगी। पहली चीज, कोई कर्नाटक का व्यापारी या फिर दिल्ली का व्यापारी, उसको जो ये चीप लेबर मिलते थे वो अब मिलना बंद हो जाएंगे, और डायरेक्टली मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको क्या है, उसको रेट बढ़ानी पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। और ये जो चीप लेबर अपनी सेविंग से टियर 2 या टियर 3 सिटी में जब पैसा सेविंग भेजते थे, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है जिसे बोलते हैं कैश इनफ्लो। जो पैसा आ रहा था मनी ऑर्डर के थ्रू या फिर ट्रांसफर के थ्रू, अब वो कैश इनफ्लो अब यानी कि अनलॉक 1 के 1.0 में अब कैश इनफ्लो टोटली अब वो क्या हो जाएगा, बंद। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट लेबर तो पूरे वापस कहां आ चुके हैं, अपने होम टाउन आ चुके हैं, पूरे आ चुके हैं वो घर। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, इकोनॉमी में पड़ रहा है। अब देखिए, इसे बोलते हैं आपका डायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट कहां, डोमेस्टिक इकोनॉमी में। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो जबलपुर का व्यक्ति जिसने 70,000 उसकी सैलरी थी, जिसका हमने नामकरण दिया था मांगीलाल, मांगीलाल ने अपनी 50,000 पूरी सैलरी कहाँ भेज दी, जबलपुर में भेज दी। और जबलपुर में मैंने आपको बताया उसकी वाइफ ने क्या कि 20,000 रुपए सेविंग पे डाल दी, 30,000 रुपए खर्च करने के लिए निकली। खर्च करने के लिए निकली तो उसने सारे लूट मचा दी। 30,000 पूरा का पूरा पंप हो गया कहाँ पे, जबलपुर की इकोनॉमी में। और ये जो 20,000 सेव की, इसने बोला कि भाई मैं इसको कब निकालूंगी, 10 साल बाद निकालूंगी, 10 ईयर्स के बाद। अराउंड कुछ 24 लाख हो गया। और ये 24 लाख में क्या खरीदूंगी मैं, लैंड खरीदूंगी, जगह खरीदूंगी। मैं एग्जांपल के लिए ऐसा ले लेता हूं कि अगर लैंड खरीदते हैं तो कुछ 7 से 8% गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी जाता है, स्टैंप ड्यूटी, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी ड्यूटी। और ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी किसको जा रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जा रहा है। अब आप ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए, जो कि ये कब से बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है 1 जून के बाद। सेविंग्स ही नहीं है लोगों के पास में, अब क्या आएगा पैसे, क्योंकि वो वापस आ चुके हैं वो। अब सिचुएशन देखिए कि यहाँ तो इसने खर्च की, तो यहाँ तो डायरेक्टली ग्रोथ बढ़ा, और जब इसने 10 साल बाद निकाली लैंड खरीदने के लिए, तो 7 to 8% स्टैंप ड्यूटी जाता है, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, वो जाता है वो एमपी गवर्नमेंट को। वो तो अब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि भाई आप लोग माइग्रेट होके जाएंगे नहीं। और यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसी है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है। और यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है व्यक्ति, अब लेबर कॉस्ट उसको बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा क्या, बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट बना रहा है वो बढ़ेगा, और फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्या आ जाए, इन्फ्लेशन जरूर आ जाए हमारी इकोनॉमी में। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे, इकोनॉमी में। अब आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से दिक्कतें हो सकती है, होने वाली है और दस्तक दे चुकी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी हमें देखना है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी हमें देखना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, कमीशन को सेटअप किया। ये कमीशन क्या कर रहा है, बेसिकली
वेलफेयर कर रहा है माइग्रेंट वर्कर, और माइग्रेंट वर्कर कौन? वही जो गवर्नमेंट डेटा है 5.74 लाख लोग माइग्रेंट होके आ गए, उसका डेट उसको उसके लिए क्या करेगा? ये वेलफेयर करेगा। अब इस कमीशन ने क्या किया? माइग्रेंट वर्कर को 3 में कैटेगराइज कर दिया। एक है जिसे बोलते हैं अनस्किल्ड, एक जो है जिसे बोलते हैं अनस्किल्ड, बिल्कुल भी कोई स्किल नहीं होता। दूसरा है जिसे बोलते हैं सेमी स्किल, सेमी स्किल, सेमी स्किल्ड, और तीसरा है वो है स्किल्ड। तो 3 क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ गया। एक है अनस्किल्ड, जो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है व्यक्ति। दूसरा है सेमी स्किल, जो थोड़ा बहुत जानता है। और तीसरा है जिसे बोलते हैं आपका हाईली स्किल्ड। अब तीनों प्रकार के लोग माइग्रेट होके आए इंडिया में, सॉरी, तीनों प्रकार के लोग एमपी में माइग्रेट होके आ गए। और इसी के साथ में क्या किया गया? ये कमीशन बेसिकली क्या करेगा? साथ ही साथ में कुछ जो स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने, उसको क्या करेगा? कंप्लाई कराएगा। तो हम जल्दी से दोनों को रख के देख लेते हैं। पहले स्कीम देख लेते हैं, फिर कैसे कंप्लाई हो रहा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। किया किसने? कमीशन ने। कमीशन कैसा? वो वेलफेयर वाला, जिसे हम टर्म बोलते हैं, टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज अ वेलफेयर ऑफ अ माइग्रेंट वर्कर्स। कमीशन स्टैब्लिश हुआ, कमीशन स्टैब्लिश किया किसने? एमपी गवर्नमेंट ने, जैसे बोलते हैं वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। 3 में क्लासिफिकेशन किया, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड। अब देखिए बेसिकली स्कीम्स क्या क्या निकाली गवर्नमेंट ने, और ये कमीशन बेसिकली क्या कर रहा है? स्कीम्स को कंप्लाई कराने की कोशिश कर रहा है। देखिए, स्किल, स्कीम्स, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बेसिकली 3 स्कीम निकाली। पहला स्कीम अभी रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले ही आई है, जिसे बोल रहे हैं आत्मनिर्भर एमपी स्कीम। आई रिपीट, आत्मनिर्भर एमपी स्कीम। एक साथ पहले रख लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक-एक करके पूरा देख लेंगे, और फिर उसको कंप्लाई करने के साथ में जोड़ भी देंगे कि कैसे कंप्लाई हो रहा है। दूसरा है, उसे बोलते हैं रोजगार सेतु स्कीम। ये बेसिकली ई गवर्नेंस वाले सेक्शन पे आपका जाएगा। और तीसरा है, बहुत चर्चित स्कीम है, आप लोग सुने भी होंगे, और कई बच्चों ने तो अपने व्हाट्सएप में स्टेटस भी डाला था, कोई नहीं रहे बेरोजगार, सभी को मिले रोजगार योजना। नो वन बी अनएम्प्लॉयड, एवरीवन गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। थोड़ा सा बड़ा है, स्टोरी जैसा है। आई रिपीट, कोई भी नहीं रहे बेरोजगार, सबको मिले रोजगार। नो वन गेट अनएम्प्लॉयड, एवरीवन गेट एम्प्लॉयड योजना, वो एमपी गवर्नमेंट ने चालू की। तो मैं एक एक करके रखता हूँ, फिर उसके बाद कंप्लाई भी बता दूंगा, इसका क्या रोल प्ले कर रहा है कमीशन वो भी बता देंगे। अब देखिए, इस स्कीम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्कीम के अंडर में, अच्छा आत्मनिर्भर भारत वो अलग है, सेंट्रल वाला अलग है, ये एमपी वाला बेसिकली क्या कर रहा है? सॉफ्ट लोन दे रहा है, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है। अभी सॉफ्ट लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? जिसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, एसएचजीस। एसएचजी बेसिकली कैसे होते हैं कि एक ही जैसी प्रॉब्लम हो रही है एक सोसाइटी में है, एक ही जैसे प्रॉब्लम हो रही है वुमेन्स को, तो उन्हें एक ग्रुप बना लिए जिसे बोलते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सॉफ्ट लोन बेसिकली कैसा होता है, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, 2%, 3%, और जो टर्म है 10 years, 20 years,
ये ऐसे लॉन्ग टर्म के लोन दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे गारंटर है, बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है बट गारंटर है। तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को क्या प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा। अब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप एक बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, दोनों जगह, एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लोकल टू वोकल। तो एक तो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड हुआ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को। अब वो अलग बात है कि हमारे एमपी के लोग उसका बर्थडे बना दें, 10,000 रुपए मिले, पूरा पूरा बर्थडे बना दें। दूसरा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टैंडर्ड गारंटी लोन दे रही। ये स्टैंडर्ड गारंटी लोन अराउंड कुछ 10,000 रुपए दिया जाएगा, जो कि 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अब देखिए, जो जिसे बोलते हैं ना अनस्किल्ड वर्कर्स, उनको यहां सेटल किया जा रहा है। कहां पे, सॉफ्ट एक्सचेंज वाली स्टैंडर्ड गारंटी लोन। बेसिकली क्या है कि कोई एक्स नाम का अनस्किल्ड वर्कर गया, जो ठेला चलाना चाहता है या वेंडर के रूप में आना चाहता है, इमर्ज होके, जो माइग्रेट होके आ चुका है, अब उसके पास में कोई और भी रोजगार नहीं है, ना उसकी बीवी शॉपिंग मॉल जा रही है, ना उसको 30,000 रुपए खर्च करने के लिए है। अब बेसिकली उसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक गारंटर की तरह काम कर रहा है। बैंक जरूर जाएगा बट गारंटी कौन लेगा, एमपी गवर्नमेंट। तो 10,000 रुपए दिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना है, अराउंड 7%। दूसरा है सॉफ्ट लोन, मैंने आपको बताया जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसके इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, कम होते हैं। एक्सपेक्टेड है ये थोड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, ये अनप्रोडक्टिव हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है। तो पहला काम तो ये हो गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्कीम। दूसरा देख लेते हैं, ये लॉन्च हुआ अभी रिसेंटली, ये तो 2 दिन पहले ही हुआ है। 2 दिन यानी कि आज 4 तारीख है, तो ये 4 जून है, ये 2 दिन पहले लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ 37 मई को। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक वेब पोर्टल है। अब देखिए, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ है स्किल वर्कर, बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसको बिल्डिंगें बनाते बहुत अच्छी बनती हैं, पूरी डीएलएफ की सोसाइटी उसी ने बनाया, पूरी डीएमआरसी की पूरी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, बट स्किल्ड वर्कर है। और दुर्भाग्यवश ये लॉकडाउन की वजह से दिल में दर्द लेके वो मध्य प्रदेश वापस आ गया। स्किल्ड वर्कर है। बीच में है रोजगार सेतु पोर्टल, ये अपने आप को रजिस्टर कराएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है जॉब के लिए, अपने स्किल के हिसाब से इसको जॉब चाहिए। जॉब किस सेक्टर में चाहिए, वो है आपका कंस्ट्रक्शन में। अब यहां पे है इंडस्ट्री, यहां पे है फैक्ट्री, और यहां पे है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे आपका इंडस्ट्री, इनको क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, बिल्कुल रेडी हो। वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे रोजगार सेतु में। क्यों, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है डेटा बेस। और डेटा बेस किसके थ्रू, वही जो अभी मैंने डिसाइड बताया था, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया है, वो कमीशन क्या कर रहा है, डेटाबेस को कलेक्ट करेगा, डेटाबेस को कलेक्ट करके अपलोड करेगा आपका रोजगार सेतु स्कीम में। ये स्किल्ड वर्कर को क्या चाहिए, अपने मैंडेटरी है आधार कार्ड प्लस समग्र आईडी, और अपने आप को एनरोल कराएगा, और ये व्यक्ति इसको कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, वो है रोजगार सेतु। और जो तीसरा स्कीम है, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। बेसिकली क्या है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो लोन लेना नहीं चाहते हैं या लोन की लाइबिलिटी में नहीं फंसना चाहते हैं, वो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया। तो उसमें क्या होगा कि मनरेगा के अंडर में जॉब कार्ड्स जो मिलेंगे, उनको क्या दिया जाएगा, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड,
कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे गवर्नमेंट ने चालू किए हैं उस पर क्या किया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल हमारा काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। एक ब्रीफ में हमने माइग्रेंट लेबर को जान लिया, उसके वजह से क्या क्राइसिस आया इकोनॉमिक, वो आपको समझ आ गया। तो होपफुली वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।